बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तन मन धन से आपने हमारा साथ दिया तो यकीन मानो दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। आज बिंदास में बड़े खुशी के साथ और देश के महान सपूत, महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर उनको नमन करते हुए आज का बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक इस देश में जन्मे, इसलिए आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे नेताओं को, ऐसे महानायकों को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जिनके जैसा व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश के आज़ादी के लड़ाई में ऐसा नायक नहीं मिलता। दुनिया में कई सौ देश कई सालों तक गुलामी में रहे, कई जगह पर आज़ादी की लड़ाई लड़ाई गई, बड़े बड़े त्याग लोगों ने किए, बड़े संघर्ष हुए, लेकिन दुनिया के किसी भी देश के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता नहीं था जिसने सीमा के बाहर जाकर एक बड़ी फौज खड़ी की और अपने देश के आज़ादी के लिए उसने सब कुछ किया। लेकिन ऐसे नेताजी को हम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, उनके सपनों को तो पहुंचाना दूर की बात है। ऐसे में महानायकों को वास्तव में अगर किसी तरीके से, सही तरीके से श्रद्धांजलि देने का जरिया होना चाहिए तो उनके सपनों को समझना और उनके सपनों को पूरा करना होना चाहिए। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपको पूछ रहे सवाल कि आखिर नेताजी के सपनों का भारत कैसे बनाएंगे, क्योंकि नेताजी खुद उनके जीवन को भारत के सामने जब नहीं लाने दिया गया तो उनके सपनों को कितने लोगों ने जाना है। नेहरू और गांधी परिवार के प्रभाव में, ब्रिटिशों के प्रभाव में इतने बड़े महानायक का छोटा सा भी परिचय हिंदुस्तान को सही मायने में नहीं हुआ। उसके बाद बदलते युग में, आज़ादी के बाद और खास करके बढ़ते मीडिया के युग में नेताजी का चित्रण तो बहुत ही कम होता है। ऐसे में सुदर्शन प्रयास करेगा, अगले 1 घंटे तक आप और हम मिलकर, हम सब हिंदुस्तानी प्रयास करेंगे कि नेताजी को हम समझे, नेताजी के सपने को समझे और उनके सपनों को पूरा करने वाला हिंदुस्तान बताए। आज स्वर्ग से नेताजी इस हिंदुस्तान की तरफ देख रहे होंगे। क्या आज हिंदुस्तान जैसा है? क्या ये ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया और ऐसी प्राणों की आहुति दी? निश्चित नहीं। उनके सपनों को पूरा करने का हिंदुस्तान अभी अधूरा है, बाकी है, उसे पूरा करना जरूरी है। वो करेंगे कैसा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा उनके जीवनी को देख लेते हैं। I appeal to you to be ready to pay the price of freedom. लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। भारत की आजादी की पूरी कहानी कई वीरों और देशभक्तों के बलिदान और खून से लिखी गई। इन्हीं वीरों की फहरिस्त में एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य उड़ीसा के कटक की सरजमी को सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर सपूत को जन्म देने का सौभाग्य मिला। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का ताल्लुक संपन्न परिवार से था। उनके पिता जानकी नाथ बोस और मां प्रभावती ने बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस को बेहतरीन शिक्षा दी। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस पर भारत को आजाद कराने की लालसा जाग उठी। मात्र 15 साल की उम्र में ही उन पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और विचारों का प्रभाव पड़ा और प्रारंभिक शिक्षा के बाद बोस जी की आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी हुई। इसी बीच 20 जुलाई 1921 में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात महात्मा गांधी से पहली बार मुंबई में हुई और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के साथ जुड़ गए। India is going to be free. Our struggle is no doubt a non-violent struggle. But even a non-violent struggle demands an army, an organization and a machinery. बहुत जल्द नेताजी देश के लोकप्रिय युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर इंडिपेंडेंस लीग शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।
इसी बीच वो कांग्रेस के साथ जुड़कर लगातार देश सेवा में लगे रहे और 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हमीरपुर में हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया, लेकिन गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस के काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था। दोनों के विचारों में मतभेद था। इसी दौरान पूरे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि देश की आजादी के लिए अपनी मुहिम को और तेज करने का यही सही समय है। इसी बीच 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का वक्त आया, तब गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को जीत हासिल हुई। लेकिन कार्य प्रणाली अलग होने और विचारों में मतभेद के चलते गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते अलग हो गए और 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। दोनों ही देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना चाहते थे। अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेताजी को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने के लिए कारावास हुआ। कई बार नेताजी को अपने ही देशवासियों का विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन जापान जाकर नेताजी ने आजाद हिंद फौज की बागडोर अपने हाथों में लेकर देश की आजादी का बिगुल फूंका। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे to organize an armed revolution and to fight the British army of occupation with modern arms. की, तो कौम पे लुटाए जा। किसी नेता में, और वो खास करके आजादी के लड़ाई लड़ने वाले नेता में जो गुण होने चाहिए, वो एक ही व्यक्ति में सारे गुणों की अगर कहीं शोध कर मिलते हैं तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस में मिलते हैं। उनमें वो लीडरशिप के सारे क्वालिटीज थे जो किसी महानायक में हो सकते हैं और इसलिए उनको महानायक कहा जाता है। कॉलर हमारे साथ जुड़ने शुरू हुए हैं और हम अब कॉलर के साथ भी बात करेंगे और नेताजी के व्यक्तित्व के परिचय के साथ हम उनके सपने के परिचय के साथ आने वाले भारत का भी खाका खींचेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी, मैं लखनऊ से मानस मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ। सर, मुझको ये कहना है कि आज नेता इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि मतलब सिर्फ अपने पैसा कमाने में लगे रहते हैं। सारे नेता मैक्सिमम जो भी सरकार आती है उनको बस केवल सत्ता से प्यार है। चलिए, धन्यवाद। मैं दर्शकों को एक प्रार्थना करता हूँ, क्या गंदे हम तो सब जानते हैं, हम नेताजी के व्यक्तित्व को सामने रखें ना। आज लोग कितने गंदे हम पहचान चुके हैं, उस पर बात ना करें। हम आज नेताजी के आप जो चीज जानते हो सकता मैं नहीं जानता हूं, हिंदुस्तान नहीं जानता है, क्योंकि नेताजी के साथ एक षड्यंत्र पूर्वक अन्याय हुआ था और उनके व्यक्तित्व को हम तक पहुंचने नहीं दिया गया था। उन पहलुओं को देखें, उनके उन सपनों को, अधूरे सपने को चर्चा में लाए, केवल नकारात्मक आपकी भ्रष्ट राजनीति की बात ना करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। हेलो सर, क्या कहना है आपको? सर मुझे कहना है कि अभी तक नेताजी के बारे में हमारे को कोई अभी तक जानकारी क्यों नहीं मिली, कि सस्पष्ट जानकारी उनका क्या हुआ था अभी तक कोई भी। अगर दूसरा कोई नेता होता तो उनका जल्दी हो जाता। भारत में अभी तक 1947 से लेकर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, इतने नेता हो गए, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को जरूर नहीं समझा कि हम नेताजी के बारे में स्पेशल सर्च करें करके। धन्यवाद। ऐसा क्यों सर? नेताजी के बारे में षड्यंत्रों की कहानी पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरा उनके व्यक्तित्व पर नजर डालते हैं। देखिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। भारत की आजादी के मतवालों में सबसे खास नाम सुभाष चंद्र बोस का है। नेताजी की दूरदर्शी सोच, देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के जज्बे और उनकी रणनीति के आगे बड़े बड़े सूरमाओं के साथ ही पूरा विश्व नतमस्तक हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मातृभूमि के लिए समर्पण और प्रेम अद्भुत था। बोस ने केवल भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का ही सपना नहीं देखा, बल्कि वो भारत को आंतरिक रूप से संपन्न, मजबूत भी बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी सेना को बनाया था, वो लक्ष्य था देश की आजादी और भारत माँ की स्वतंत्रता।
वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस्म हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष जी, वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस्म हिंद को, वो शान हिंद आ गए। आजाद हिंद फौज जैसी सशस्त्र सेना का बीजारोपण भले ही रास बिहारी बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के जापान की सहायता से टोक्यो में किया था, लेकिन इस सेना को पुनर्गठित कर शक्तिशाली रूप से आजादी के लिए मर मिटने की भावना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी डाली। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। और सेना का सफल नेतृत्व भी किया। जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण पूर्वी एशिया से जापान ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना आजाद हिंद फौज में शामिल की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व अपने आप में ही बड़ा प्रभावी था। उनमें सेना के संचालन की अद्भुत प्रतिभा थी। नेताजी की एक पुकार पर हजारों सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तत्पर हो जाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी वीर सेना ने भारत को आजाद कराने के लिए सीमा पार से ही जो संघर्ष किए, जिस साहस के साथ आजाद हिंद फौज की सेना ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, वो वाकई अतुलनीय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज के लिए 3 ध्येयवाचक शब्द कहे थे। वो शब्द थे एकता, विश्वास और बलिदान। फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसे आजाद भारत का सपना देखा था, आज आजादी के 68 साल पूरे हो जाने के बाद भी हम नेताजी के उस भारत को नहीं बना पाए हैं। जरूरत है नेताजी के सिद्धांतों पर चलने की, जरूरत है उनके आदर्शों को आत्मसात करने की, उनके दिखाए रास्ते पर चलने की और आज के भारत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाने की। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, मैं दीपक शर्मा बोल रहा हूँ, खोर से, जम्मू से। हाँ, तो सर मैं चाहता हूँ कि नेताजी को जो जीवनी है इनकी, वो जितने भी सरकारी स्कूल हैं भारत के, इसमें लागू किया जाए सिलेबस में, और सारे बच्चों को जो जानकारी होनी चाहिए नेताजी ने कितना बड़ा काम किया हमारे देश के लिए। ये आज भी कभी भी हमें देखने को नहीं मिलता है कि सरकार ने कहीं लागू नहीं किया है इनके सिलेबस में नेताजी के बारे में। बिल्कुल, धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि इस देश के आने वाली पीढ़ी समझेगी तो ही तो ये बात आगे बढ़ेगी ना। और इसलिए स्कूलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पूरा डिटेल में चैप्टर होना चाहिए, इतना डिटेल होना चाहिए कि वो बच्चे अपने आप को नेताजी के करीब पाए और अपने आप में ना नेताजी के प्रति श्रद्धा बल्कि उनके जीवन को उतारने का भी संकल्प ले पाए। ऐसा पाठ्यक्रम किताबों में होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? हाँ सर, हमको वो कहना है कि सुभाष चंद्र बोस का फोटो, हाँ। सुभाष चंद्र बोस का फोटो हम लोग का, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का फोटो हम लोग का नोट में छपना चाहिए। वाह, धन्यवाद। ये भी करोड़ों लोगों की इच्छा है कि नोट के ऊपर आखिर केवल अकेले गांधी का ही फोटो क्यों है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े नेता थे और मैं तुलनात्मक बात नहीं करना चाहूंगा इस पवित्र दिन पर, लेकिन गांधी से कदापि भी कम नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद हमेशा ही नेताजी षड्यंत्रों के शिकार हैं। कैसे, जरा देखिए। आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, तू शेर हिंद। आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, तू शेर हिंद। आगे बढ़, मरने से। सुभाष चंद्र बोस के साथ षड्यंत्र भी रचे गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की इच्छा के विरुद्ध जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुने गए तो कांग्रेस में हंगामा हो गया और रामगढ़ कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद में पद्माभी सीतारमैया को हराया। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि पद्माभी की हार उनकी हार है।
फिर पूरी कांग्रेस के अंदरूनी षड्यंत्र और विरोध की वजह से नेताजी ने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को अपने देश में ही विरोध का सामना झेलना पड़ा। गांधी जी तो पहले ही सुभाष चंद्र बोस के विचारों के खिलाफ थे। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी में और भी कई नेता सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हो गए और विदेशी ताकतों ने उन्हें पूरे देश में युद्ध अपराधी घोषित कर दिया और भारत में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो गया। लिहाजा उनके खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों के कारण सुभाष चंद्र बोस को अपने ही देश से हजारों मील दूर जाकर अपने देश को आजाद कराने के जद्दोजहद में लग गए। इतना ही नहीं, जब बोस जी के विमान के दुर्घटना की खबर आई तो गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान का बहादुर सिपाही नहीं रहा, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस के मौत की खबर की पुष्टि के लिए कहा गया तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने कहा कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी जब वो सोवियत रूस जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके जापानी साथियों ने इस खबर को झूठा बताया। उनके मुताबिक वो सोवियत रूस पहुंचने में कामयाब हो गए थे, कई साल वहां रहे और फिर भारत वापस आए। ऐसे कई तथ्य हैं, लेकिन सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की कोई खोजबीन नहीं की। आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, तू शेर हिंद। आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, तू शेर हिंद। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? सुरेश जी नमस्कार। हाँ, अशोक पांचाल, दिल्ली सादरा से। सुरेश जी, मेरी एक छोटी सी बात तो उन्होंने बोल दिया है किसी एक कॉलर ने कि जो स्कूल की जो छुट्टियां है ना, सरकारी छुट्टी होनी चाहिए, जो बच्चों को ये पता लगे कि भाई आज किस लिए छुट्टी है। सुभाष चंद्र बोस जी का वो है। धन्यवाद। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। किसी ने इतने बड़े नेता के जयंती पे छुट्टी होनी चाहिए और पता चले कि ये जयंती किसकी। क्यों? इस दिन स्कूल संडे होने के बावजूद भी खोलना चाहिए और पूरे दिन नेताजी को समझाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना। छुट्टियों से महापुरुष अगर पता हो गए होते तो भारत में आज वैचारिक जो दरिद्रता आई है ये नहीं आई होती, बहुत सुदृढ़ होते। लेकिन जो आज वैचारिक दरिद्र का बड़ा कारण है वो कि हम महापुरुष के जयंती पर छुट्टियां मनाते हैं, उनके छूटे हुए काम को पूरा करने पर जोर नहीं देते। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। कांग्रेस अधिवेशन का जब चुनाव हो रहा था, हाँ, तो उस समय गांधी जी, नेहरू और ये सरदार पटेल, इनकी तरफ से सीतारामैया भट्टापी चुनाव लड़ रहे थे और नेताजी इनके अगेंस्ट से लड़े थे और नेताजी को बहुमत मिली थी, बड़ी विजय मिली थी। लेकिन नेताजी ने कांग्रेस अधिवेशन के प्रधानत्व को इसलिए त्याग दिया था कि जनता ज्यादातर गांधी जी के साथ है, इसलिए मैं यह अध्यक्ष पद का त्याग करता हूं। इसलिए मेरा कहना है कि नेताजी अधिक से अधिक त्याग दिखाए हैं और राष्ट्रपिता की उपमा नेताजी को मिलनी चाहिए, न कि गांधी जी को। गांधी जी कहीं न कहीं स्वार्थ में दबे रहते थे, बल्कि नेताजी इसके अपेक्षा निस्वार्थ थे। धन्यवाद। हम आपकी बात के साथ ये वीडियो दिखाते हैं जो फिल्म से है, नेताजी और गांधी जी की भेंट में ये वार्ता देखें। मैं खुद जीता हूँ, आप मुझे नहीं चाहते। मैंने ऐसा क्या किया है बापू? हम सबको अपनी आत्मा की आवाज ही सुननी चाहिए सुभाष। क्या आपको लगता है बापू कि मैं आपके बताए हुए रास्ते से अलग चलने की कोशिश करूंगा? क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं? अगर अब भी तुम पार्टी के अनुशासन में चलने की प्रतिज्ञा करो और अहिंसा का व्रत लो तो कांग्रेस तुम्हारे साथ काम कर सकती है। अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था, मैं मानता हूं बापू, लेकिन वो समय शांति का था। आज जबकि सारी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं, तब अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा बापू? मुझे दुख है सुभाष, पर ऐसी बातें के कारण ही कांग्रेस ने जो तुम पर बैन लगाया था, मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बापू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बापू
तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है बापू। इसीलिए तो मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपील की है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता बापू, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अपने अलग रास्तों पर चलना होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबू? क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? आप इस तरह मुझे अलग नहीं कर सकते। मेरा प्यार फूल से भी कोमल है और पत्थर से भी कठोर। और तुम भी मेरे बिगड़े बेटे हो सुभाष। हालांकि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर चुका हूं, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है, भले ही हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। कभी आप ही ने कहा था महात्मा जी कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ है तो आगे बढ़ने से मत डरना। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूं सुभाष। फिर भी अगर अपने तरीके से तुम भारत को स्वतंत्रता दिला सके तो देखना, सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने में ही आऊंगा। फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने मार्ग पर सफलता मिले। ये तब की बात है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जा चुके थे और गांधी जी के उम्मीदवार को वहां पर पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी नेताजी ने वहां विवाद से और उस अहिंसा के रास्ते पर जाने के बजाय शस्त्र उठाकर सामर्थ्य का रास्ता चुना। नेहरू और सुभाष बाबू ये दो बड़े शिष्य थे गांधी के। एक को वो बिगड़ेल बेटा कहते हैं जिसने दुनिया के, भारत के बाहर जाकर दुनिया में एक सेना बनाई, और दूसरा बिगड़ेल नहीं था तो क्या था वो हम सब जानते हैं। लेकिन हमें आजादी के बाद भी ये झूठ गाना बताया गया कि दे दिया हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम गांधी जी के महानता को नीचा नहीं दिखाना चाहते, ना हम उस गांधी विवाद में पड़ना चाहते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस सामर्थ्यशाली संघर्ष को भी हम भूलना नहीं चाहते। भगत सिंह जैसे लोग और तमाम लाखों क्रांतिकारियों ने ना केवल अपने सपनों की बल्कि अपने परिवारों की आहुतियां दे दी। और जिस देश ने करोड़ के आसपास बलिदानी हुए तब जाकर आज़ादी मिली, वहां पर दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। ये बात हम 100% नहीं स्वीकारेंगे। सत्य पूरा जाना चाहिए। इसका मतलब गांधी का विरोध होता है तो मंजूर है, इसे कोई कहे, लेकिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष को बिगड़ेल बेटे का संघर्ष नहीं, इतिहास की इस गलती को दोहराने नहीं देंगे। हम कहेंगे कि यह शूर एक रत्न का, एक शूर पुत्र का भारत माता के लिए संघर्ष था, बलिदान था, जो उन्होंने लाखों सैनिकों को लेकर सेना बनाई थी। दुर्भाग्य की बात है कि भारत की जो सेना है, उस सेना को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी उसका वर्जन मानने के बजाय हम ब्रिटेन के रॉयल आर्मी का वर्जन मानते हैं। इससे बड़ा गुलामी का प्रतीक क्या हो सकता है? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ हेलो, हाँ हमने ये कहना चाहते थे, जो नेताजी का तो प्रचार ही नहीं हुआ ना, कोई किताब में नहीं, कहीं पे नहीं, कहीं पे कुछ नहीं है। आप भगत सिंह के बारे में सब जानते हैं, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रचार ही नहीं है। ये प्रचार करना चाहिए। आप जो प्रोग्राम कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हम अप्रिशिएट कर रही हूँ आपको। आज देखिए 23 जनवरी है, कितना स्कूल में नेताजी के बारे में कोई वो बोला है, कौन बिल्कुल, धन्यवाद। यही तो दुर्भाग्य है, और इसलिए मैं कोई और दिन भले ही रिपीट बिंदास करूं, मैं 23 जनवरी को लाइव करता हूं और हर साल नेताजी को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। और ये दुनिया का एक ऐसा नेता है जिस नेता की कोई प्रतिकृति या कोई रिप्लिकेशन किसी और में मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया है। नेताजी जैसे लोग चाहिए, लेकिन नहीं है, दुर्भाग्य है। इसलिए उनको पैदा करने, हम हमारे दिलों के अंदर पैदा करने, और हमने उनके जैसा बनने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए।
जय हिंद सर। हाँ जय हिंद सुरेश सर। क्या कहना है आपको? सर मैं आगरा छावनी से बोल रहा हूँ सर। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में मैं एक सैनिक हूँ, लेकिन हमको ये लगता है कि हम तो बॉर्डर पे हैं, लेकिन देश के असली सैनिक आप हैं। बोलिए बोलिए सर, हमें ऐसा लगता है कि आप असली सैनिक आज आप हैं आज, क्योंकि आपने जो काम करके दिखा रहे हैं वो शायद किसी चैनल वाला नहीं दिखा रहा। धन्यवाद। इसलिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हम भी नेताजी की सेना में किसी छोटे मोटे सैनिक रहे होंगे, इसलिए भी ये आत्मीयता होगी, लेकिन देश के हर व्यक्ति को नेताजी का सैनिक बनना जरूरी है। इस नेताजी चाहते थे कि इस देश में हर व्यक्ति को आर्मी प्रशिक्षण देना कंपलसरी करना चाहिए। उसने अपनी एजुकेशन के बाद प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने के पहले आर्मी में कुछ साल काम करना जरूरी रखना चाहिए, क्योंकि जब वो सेना पर जाएगा, सेना में भर्ती होगा, देश सेवा करेगा, तब उसके मन के अंदर जो देश के प्रति प्रेम पैदा होगा, वो अपने देश में भ्रष्टाचार से लेके अनाचार से लेके अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सामर्थ्य जुटाएगा, क्योंकि वो सेना में रहेगा। लेकिन उनका ये सपना भी पूरा नहीं हो चुका जो होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है? अजीत बोल रहा हूँ सर, मैं फरीदाबाद से। हाँ सर, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सर इस नारे का हमारे देश में जो हमारे देश की सरकारें हैं, वो सरकारों ने पूर्ण रूप से इसका सम्मान नहीं किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सर जो ये नारा है, इसको हमारे देश के लोगों को और देश की सरकार को हर तरफ से इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। यही तो विशेषता थी कि एक तरफ अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले गांधी जी थे और दूसरी तरफ शस्त्र लेकर शत्रु के खिलाफ हिंसा का रास्ता, उसको हिंसा का नहीं था, वो अपने स्वयं रक्षा का रास्ता था, आजादी के लिए संघर्ष का रास्ता था, वो नेताजी ने शुरू किया था, अपनाया था। गांधी भले ही उनको बिगड़ेल बेटा कहे, हिंदुस्तान इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कार्यक्रम जारी रखते हैं, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तन मन धन से आपने हमारा साथ दिया, तो यकीन मानो दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली जाएंगे, बनाएंगे, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तन मन धन से आपने हमारा साथ दिया, तो यकीन मानो दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनको षड्यंत्र पूर्वक इस देश के सामने आने नहीं दिया गया, क्योंकि नेताजी जैसे लोग बनेंगे तो इस देश में अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला कोई शासन कभी भी नहीं कर सकता। और इसलिए इस देश को गुलाम बना के रखना है तो नेताजी जैसे शेरों की, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे शेरों को इस देश को नहीं पढ़ाना चाहिए। ये ब्रिटिशों का एजेंडा था और यही एजेंडा आज भी दुर्भाग्य से इंप्लीमेंट हो रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद। हाँ सर मैं कहना चाहता हूँ कि देश का संबंध राजीव गांधी से नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से है। क्योंकि हमें यह बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमें गुलामी के बारे में पढ़ाया जाता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वैसे मुगलों ने हमारे लिए किया। ये चीजें मैं बचपन से पढ़ाई जाती है। हाँ, जैसे कि कोई डाक का टिकट होता है उस पर राजीव गांधी का फोटो होता है, ऐसा क्यों नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो हो। हमारे शहर में कोई ऐसा सर्कल भी नहीं है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से एक सर्कल हो। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। खास करके भारत का राजधानी का जो क्षेत्र है, पार्लियामेंट के आसपास का राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास के आसपास के जो सड़कें हैं, बड़े बड़े चौराहे हैं, उनको नेताजी का नाम नहीं है। वहां पर औरंगजेब का नाम है, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों का नाम है जिनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन स्वर्ण अक्षरों से जिनका नाम इस देश में लिखा जाना चाहिए था, उनके नाम से सड़क नहीं है। बल्कि जिसको राजपथ कहा जाता है, जो राष्ट्रपति भवन साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है,
उस सड़क को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम देना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के तरफ जाने का सबसे मजबूत रास्ता अगर किसी ने दिखाया था, या उस सड़क पर जब भारत की सेना अपना मार्च करती है, 26 जनवरी को अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करती है, तो ये लगना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज की ये टुकड़ी है, उसकी ये सेना है, इसलिए उसको ये नाम देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा, हमारे अब तक के नेताओं के मानसिकता जो गुलामी में बनी रही, वही नाम आज भी उन सड़कों पे है। आशा करते हैं कभी तो सच्चे हिंदुस्तानी बनकर नेताओं के खून में कुछ बदलाव आएगा और वहां के नाम भी बदलेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जैन सर। हाँ जैन सर, क्या कहना है? हाँ, मुझे ये कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो आपके चैनल में जयंती के उपलक्ष्य में उनको जो बधाई दे रहे हैं, जयंती के उपलक्ष्य में, जो बाकी चैनल में कहीं नहीं दिखा रहे, लेकिन आपके चैनल में दिखा रहे, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी चैनल में कहीं भी हिंदू या हिंदू धर्म के ऊपर कहीं भी उसके बारे में या उसके अंदर उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके चैनल में इतना हिंदू धर्म के ऊपर इतना उनका पक्ष लेके बोलते हैं। इसके ऊपर मुझे बहुत हमने तो चैनल ही इसीलिए शुरू किया है क्योंकि केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को दिखाए बगैर देश नंबर 1 बन सकता है? कदापि नहीं। बल्कि उनको केवल दिखाने से नहीं बनेगा, उनको समझाना होगा। उनको समझाने के बाद लोगों को उनके रास्ते पर चलने के लिए कहना होगा, और तब जाकर ये देश कहीं बनेगा। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम नेताजी को ना दिखाए या केवल दिखाने से काम बनेगा। केवल दिखाने से काम नहीं बनेगा, केवल देखने से भी काम नहीं बनेगा। समझना होगा और उस समझने के बाद उसका अनुकरण करना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? बोलिए। जय हिंद सर। हाँ। जय हिंद सर, मैं शैलेंद्र यादव बोल रहा हूँ, हल्द्वानी उत्तराखंड से। हाँ। सर, मेरा ये कहना है, जिस प्रकार से हम सैनिकों को फौज में भर्ती किया जाता है और हमको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो हमारे देश के राजनेता हैं, जो देश को चला रहे हैं, इनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है? जब तक इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक हमारा नेताजी के सपनों का भारत है, इसको कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल, धन्यवाद। नेताजी का व्यक्तित्व कितना विराट था और उनके प्रभाव में दुनिया के कितने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए थे, इसकी सूची में आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ी है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उस विश्व युद्धों के समय, और दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस राष्ट्र प्रमुख का नाम जानता है, उसका नाम था हिटलर। इस हिटलर के सामने जाने से बड़े बड़े देशों के प्रमुख भी कतराते थे। ये इतना सरफिरा था, इतना एरोगेंट था, इतना क्रूर था कि वो क्या निर्णय करेगा पता नहीं चलता था। उसके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए, और ना केवल गए बल्कि उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हिंदुस्तान का प्रमुख हूँ और मैं आपसे दोस्ती का हाथ मांगने आया हूँ, आप मुझे मदद करिए, मुझे मेरे देश को आज़ाद करना है। और विशेष बात यह है कि इस भेंट में क्या हुआ हम वीडियो में दिखाते, बाद में चर्चा करते। वीडियो देख लीजिए। May I make an observation if the Führer has no objection? Yes, of course. Perhaps the Führer has been misinformed about India and Indians. Really? What have I said that upsets you? In your book Mein Kampf, you have written, England will lose India only if it allows its administrative machinery to be dominated by Indians. And further, I, as a German, prefer to see India under British domination than any other country. That's because colonized people like you Indians take up cowardly stances like Gandhi's passive resistance. This is not what India needs. The agenda for India should be: 1. Eliminate the British. 2. Avoid the Russians. 3. Make an agreement with Japan. Only after you've done that, you will be able to organize and reconstruct your country. हिटलर ने अपने बुक में भारत के बारे में गलत लिखा था, ये उसके मुंह पर जाकर बताने की और उसको अपने शब्दों को बदलाव लाने की नेताजी में हिम्मत थी। इस बातचीत में जिस प्रकार का गांधी का आंदोलन हिंदुस्तान में चल रहा था, उससे हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता, इस बात को लिखा था हिटलर ने। और इस बात को गलत साबित करने के लिए या एक नया रास्ते का प्रपोजल लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए थे। और हम आगे का इतिहास जरूर जानते होंगे कि नेताजी को
पूरा समर्थन हिटलर ने दिया था, और ना केवल हिटलर ने दिया था बल्कि हिटलर के साथ जो बाकी देश थे उन सारे देशों ने नेताजी के इस सेना के लिए समर्थन दिया था। और ये नेताजी का व्यक्तित्व था कि हिटलर जैसे व्यक्ति को भी वो प्रभावित कर सके। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ हुजूर, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। उनके तुर्बत पे नहीं एक भी दिए, जिनके लहू से जलते थे चरागे ये वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, बेचा करते थे जो शहीदों के कफन। वाह। और सर मैं सिर्फ एक लाइन एक कहूंगा कि 1885 में कांग्रेस इसीलिए बनी थी कि भारत को अब दबा नहीं सकते, जिसको पॉलिटिकल रूप से हम गुलाम बनाए रखें, और उसी की परिणति है जो महात्मा गांधी से लेकर यहाँ तक शुरू हुई। और महात्मा गांधी देश के कितने बड़े सपूत रहे, इसको मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ। इन्होंने सहयोग आंदोलन इसीलिए शुरू किया कि इसका मतलब आप पहले अंग्रेजों का सहयोग करते रहे ना। तो बस यही की लाइन में मेरा सब कुछ है कि अगर ये सहयोग नहीं करते रहते तो असहयोग आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी थी। बिल्कुल। जय हिंद। धन्यवाद। और उन्होंने कहा भी था कि दूसरे महायुद्ध में हम ब्रिटेन के खिलाफ नहीं जाएंगे, जबकि नेताजी चाह रहे थे कि ब्रिटेन का नाक दबाओ तो मुंह खुलेगा और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने मुंह में दबा कर रखा हुआ है। और उन्होंने भारत माँ की गर्दन दबा के रखी थी। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, शत्रु को मुश्किल के समय में पकड़ना नहीं चाहिए। ये कहा की नीति थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया, वो तो कहते थे कि जब शत्रु मुश्किल में है तभी सारी बातें करो, क्योंकि शत्रु कभी मित्रता के भाव को समझ नहीं सकता। गांधी विरुद्ध इस निर्णय के क्यों थे, इसको लेकर गांधी की भी बड़ी आलोचना होती है। लेकिन आज हमें उस तरफ जाने के बजाय हमें नेताजी के व्यक्तित्व के विराट स्वरूप को देखना है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है? हेलो। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये बहुत बड़े देशभक्त हुए थे, ये काफी बड़े देशभक्त हुए, लेकिन इनको कभी भी इनकी जयंती को कभी मान्यता नहीं दी गई। क्या कारण है इसका? बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि तो धन्यवाद। बल्कि तो अब तक तो यह होता था कि बाकी सारे दिनों में इतने बड़े बड़े विज्ञापन निकलते थे जयंती के, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी जयंती का विज्ञापन कहीं छोटा सा कहीं आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आता था। देश के बजट का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा नेहरू गांधी परिवार के विज्ञापनों पर खर्च होता था, और बचे हुए बाकी देश के महापुरुष अगर कहीं संभव हुआ तो उनको लाया जाता था। नेताजी के नाम से पिछले 60 साल में कितनी योजनाएं इस देश में आई, नेताजी के नाम से क्या क्या हुआ है। हम जानते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या इतिहास ने जो गलती की हम उसे दोहराएंगे? नहीं, हम करेंगे। हम अपने बच्चों के नाम सुभाष रख सकते हैं, हम अपने आसपास के क्षेत्रों में कर सकते हैं। हमने सुदर्शन चैनल में प्रवेश करते ही जो महापुरुषों के पुतले लगाए हुए हैं, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुतला सबसे पहले फ्रंट में लगाया है। जो भी प्रवेश करेगा उसको याद आनी चाहिए कि ये मेरे देश के वो महानायक हैं जिनके कारण मैं खुले हवा में सांस ले पा रहा हूँ और मैं आज़ाद हूँ। हम अपने अपने जगह पर ऐसे महापुरुषों के फोटो अगर लगाएंगे, आज बच्चों के ड्राइंग रूम में कार्टून के फोटो हैं, बच्चों के ड्राइंग रूम में क्रिकेट और फुटबॉल या फिल्मों के नकली हीरो के फोटो है, लेकिन असली हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों के फोटो आपके बच्चों के रूम में है क्या, आपके मेन हॉल में है क्या? ये जरूर पूछिए। जिन फोटो को भगवान के साथ देवघर में होना चाहिए, कम से कम उनको अपने ड्राइंग रूम में तो जगह दीजिए, तो ही तो आपके घर में कोई पैदा होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो नेताजी से जुड़ी हुई वो फाइलें हैं वो अभी भी बंद हो रही है। हाँ। तो सर उसे ना खोला क्यों नहीं जा रहा उन फाइलों को? बिल्कुल। क्या रीजन है कि उनको खोला? बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद जो विदेश में रहने वाले सारे क्रांतिकारी थे वो भारत में आ गए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत में आने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन चाह रहा था और नेहरू चाह रहे थे, गांधी चाह रहे थे कि अगर नेताजी भारत में आ जाएंगे तो देश का प्रधानमंत्री उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता नेताजी के साथ खड़े हो जाएगी। नेताजी भले ही सीमा पार थे, देश के लिए आज़ादी लड़ रहे थे, लेकिन टोक्यो से रेडियो से वो भाषण देते थे और उनके भाषणों को सुनने के लिए भारत का तमाम वर्ग
विभिन्न जगह पर मेले जैसा एकत्र होकर भाषणों को सुनता था। नेताजी इतने दूर थे लेकिन लोगों के दिल के करीब थे, और इसलिए आज़ादी के बाद अगर भारत में नेताजी आते तो नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, इसलिए उनको भारत आने नहीं दिया गया। और भारत का ब्रिटेन के साथ जो पावर ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ ऐसा कहा जाता है, उस एग्रीमेंट में कहा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी मिलने के पहले ही उनके दूसरे महाविश्व युद्ध का जो महायुद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध का उनको अपराधी घोषित किया गया था और उनके नाम से वारंट जारी हुआ था, और किसी भी विश्व युद्ध के अपराधी को भारत शरण नहीं देगा, ये बात कही गई थी। और इसलिए इस बहाने से नेताजी को भारत में आने नहीं दिया गया, और भारत में उनको ना आने और उनकी तथाकथित मृत्यु, जिसको कि मैं मृत्यु नहीं मानता, उसको लेकर तमाम बातें हमारे सामने हैं। लेकिन आज इस दिन पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है, ये आपको दिखाते हैं। भी सुभाष चंद्र बोस के साथ विश्वासघात किया और धोखा दिया, वो सारी बातें पब्लिक के सामने आनी चाहिए। फाइलों में बिल्कुल स्पष्ट है, और रशिया में जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें से भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई थी रशिया में, और ये जवाहरलाल नेहरू की सहमति से हुई। ये स्टालिन के आदेश पर हुआ था। ये भी एक पक्ष है जो पक्ष सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में उन्होंने इस सवाल पर एक ऐसा जवाब दिया जो हिंदुस्तान के मन में बैठता है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मरे या जीवित थे, इस सवाल में मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो मरे नहीं होंगे और मर भी नहीं सकते। इसके लिए इतिहास में और हमारे पुराणों में एक ऐसा चरित्र आता है जिस चरित्र का मैं उपमा देना चाहूँगा नेताजी को, और वो उपमा है अश्वत्थामा, जो कि कभी मर नहीं सकता, जो अमर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी, आज कोई कहे कि वो आज 110 साल के होंगे, फलाने होंगे, इसलिए जीवित नहीं रह सकते, लॉजिकल बात करेंगे, लेकिन ऐसे आत्माओं के लिए लॉजिकल बात नहीं चलती। ये दैवी आत्मा है, और भारत में ऐसी आत्माओं के लिए जब एक चरित्र पहले से मौजूद है तो उसकी उपमा देनी चाहिए, और वो उपमा है अश्वत्थामा की। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि भले ही स्वामी कह रहे, ये इशारा तो सही है कि नेहरू ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया, लेकिन नेहरू के ही अंत यात्रा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे। ऐसा एक फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस फोटो को देखिए, साथ साथ में मैं आपको कुछ वर्णन भी बताता हूं। ये वो फोटो है जिस फोटो में बौद्ध भिक्षु के रूप में दिखने वाली जो व्यक्ति है, जो नेहरू के पैरों की तरफ खड़ी है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, ऐसा लोगों का दावा है, जो नेताजी के जीवित होने के, भारत में आने के बाद की पुष्टि करते हैं। ये फोटो खींचा गया है, ये एकमात्र ओरिजिनल फोटो है जो नेताजी सुभाष, क्योंकि नेताजी का आप पुराना ओरिजिनल वीडियो देखिए, नेताजी के पुराने फोटो देखिए, और नेताजी के सर के ऊपर टोपी हमेशा आपने देखी होगी, लेकिन जब टोपी नहीं रहती होगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे दिखते होंगे, वैसे ही मैंने तो खुद इसको कंप्यूटर पे मैच करके देखा है, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। इस बात को दावे के साथ कहने का पूरा प्रमाण है, ऐसा मैं मानता हूं। और नेहरू के जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस 3 मूर्ति भवन में, ये राष्ट्रपति भवन के राइट साइड में, हमारे राष्ट्रपति भवन के जिसको साउथ एवेन्यू कहा जाता है उस तरफ 3 मूर्ति भवन है, जो नेहरू का स्मृति स्थान के रूप में विकसित आज भी किया गया है। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे, ये उनका फोटो है। इसके बाद भी आपको तमाम इस प्रकार की कथाएं सुनने को मिलेगी, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के पास मेहरौली में एक ऐसा आश्रम था जहां पर एक संत थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, और एक गुमनाम बाबा नाम से भी फैजाबाद, अयोध्या जो है, वहाँ पर भी एक कई सालों तक आज़ादी के बाद एक ऐसे व्यक्ति, एक शख्स रहे थे, ये कहा जाता है कि वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे, और आज भी हमारे लिए एक विराट व्यक्तित्व है, ये सच है। और इसलिए हम उनके जन्म मृत्यु के विवाद में आप जाने के बजाय हम उनको अश्वत्थामा के उपाधि के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश भाई। हाँ, क्या कहना है? साथ हम
नेता के हम प्रणाम करते हैं, जहां ओकर आत्मा है ओकर सागर प्रणाम करते हैं। ऐसे महापुरुष इस वक्त पे भारत पे चाहे भी रह के, खास करके नेता के जैसे नरेंद्र भाई मोदी है, उसका चाहिए ये बोझ लेवे के उकर उत्तरदायी चाहिए चंद्र बोस के आप लेवे के नरेंद्र मोदी, वो भारत के अब सुधारे के चाहिए। भारत बहुत रो चुका है, अब भारत को चाहिए जगह के, जितना हिंदू है सब हिंदू को चाहिए अब जगह के, और एक मत होवे के, और नेता के जो बानी है उस पे चाहे आधार पे चल के। धन्यवाद। और सुरेश भाई, हाँ। आपके बहुत धन्यवाद है, जो चैनल पे आप दिखाते हैं, हम सागर प्रणाम करते हैं। आप भी नेता से भी कम नहीं है। चलिए धन्यवाद। हम तो बस नेताजी के विचारों को हम तो नेताजी को कुछ मात्रा में ही अपने जीवन में अब तक उतार पाए हैं, लेकिन ये सच है कि अगर मैं चैनल शुरू नहीं करता तो आज़ाद हिंद फौज जैसी सेना ज़रूर शुरू करता। अभी मुझे लगता है कि चैनल के द्वारा मैं भारत को बदल सकता हूं, तब तक मैं इस प्रयास पे ज़रूर कायम रहूंगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। मैं सबसे पहले मैं दूरदर्शन न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण महत्व दिया है। हमारे देश में जहां नेता के बेटे, उनके बेटे का इस तरह का प्रचलन है, आपने इस प्रचलन से थोड़ा हट करके आप एक राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण आजादी के सेना सिपाही को आपने इतना महत्व दिया है। इसके लिए मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद कहूंगा। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी आजादी में सुभाष चंद्र बोस का ऐसा योगदान था जिससे हमारी जब सुभाष चंद्र बोस की सेना जब हार गई थी और उनके जो सैनिकों का जो कोर्ट मार्शल हो रहा था, तो इससे सैनिक विद्रोह हुआ था। इसके फलस्वरूप हमारा देश के अंदर एक और दोबारा सैनिक विद्रोह हुआ था। अंग्रेज इस कारण से छोड़ के गए थे, ना कि और अन्य कारणों से। हालांकि ऐसी चीजें किताबों में नहीं मिलती है, हमें आपके न्यूज चैनल या अन्य सूत्रों से खबर मिलती है। हम चाहेंगे कि आप इस तरह की चीजों को बताएं ताकि आने वाले जनरेशन को ये पता चले कि आखिर वास्तव में हमें आजादी कैसे मिली। हालांकि आप इस बिल्कुल धन्यवाद। और इसलिए हम बहुत ही जल्द आपके सामने इतिहास की सच्चाई नाम का कार्यक्रम ला रहे हैं, ऑपरेशन इतिहास नाम से ला रहे हैं। जल्दी शुरू होगा, आपके सामने बहुत कुछ ऐसा सत्य और तथ्य आएगा, पूरे तथ्यों के साथ आएगा, जो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा करेगा। और उसके बाद मैं हिंदुस्तानी हूँ ये गर्व के साथ हिंदुस्तान कहेगा। हम आपको कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर ये सवाल पूछने की बारी इतने साल बाद क्यों आए। देश में बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति, अपने वीरों के आदर्शों की अवहेलना, सुभाष चंद्र बोस को उचित सम्मान न प्राप्त होना, नेताजी के विचारों को अमल में न लाना, नई पीढ़ी को वीर जवानों के बलिदान की जानकारी न होना। और परिणाम आखिर क्या हुए हमारे सामने है, फिर भी देख लेते हैं। देश में एकता की कमी, देश के लिए बलिदान की भावना का समाप्त होना, नौजवानों का भटकाव होना, देश में मूलभूत आदर्शों की कमी होना। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ हाँ जी सर, क्या कहना है? हाँ सर, मैं बागपत से बोल रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मोहिनी तोमर नाम है सर मेरा। हाँ। और बागपत से मैं बोल रही हूँ। हाँ। मैं सबसे पहले तो आपको इतना सुंदर कार्यक्रम दिखाने के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि आपके चैनल ने इतना सुंदर कार्यक्रम दिखाया। स्वतंत्रता के एक वीर सेनानी को हमें एक तरह से याद कराया। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमने ये सुना है सुभाष चंद्र बोस को उस समय युद्धबंदी घोषित कर दिया गया था, तो क्या ये संधि थी वास्तव में कि 2000 तक यदि सुभाष चंद्र बोस वापस आ जाते हैं तो उनको अंग्रेजों को सौंपना होगा? ऐसी कोई संधि थी क्या? मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया कि उनको विश्व युद्ध का अपराधी घोषित करने के कारण उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो केस चलता और
नेताजी जानते थे कि उनके साथ छल कपट हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना, जबकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए उन्होंने खुद सेना खड़ी करके देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए वो छिपे मार्ग से भारत में नहीं आना चाहते थे, ना वो ब्रिटिशों के पास जेल में सड़ना चाहते थे। इन्होंने इसलिए भारत को आज़ादी मिलने के बाद और तथाकथित एयर एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपना रास्ता अलग से चुना, लेकिन अंतिम सांस तक, जिसको कि मैं अंतिम सांस नहीं कहूँगा, अभी भी मुझे लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ज़रूर अच्छा काम किया होगा। उन्होंने जो सेना बनाई थी उसके बारे में ज़रा थोड़ा समझ लेते इस ग्राफिक से। आपके सामने कुछ ये जानकारी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश एकता थी। सुभाष चंद्र बोस एकता को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। हर सैनिक को आपसी मतभेद को समाप्त कर एक साथ देश के लिए जीने और मरने की शिक्षा देते थे। विश्वास, आजाद हिंद फौज का दूसरा संदेश एक दूसरे के प्रति विश्वास था। एक दूसरे पर भरोसा करके ही उनकी सेना देश को आजाद करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती थी। बलिदान, तीसरा और अंतिम संदेश देश के लिए बलिदान देने की भावना को जगाना और देश के लिए मर मिटने की भावना आजाद हिंद फौज के हर सैनिक में थी। आजाद हिंद फौज के मुख्य 4 भाग थे। सुभाष ब्रिगेड, शाहनवाज खान ने सुभाष ब्रिगेड का संचालन किया। आजाद ब्रिगेड, आजाद हिंद फौज के इस टुकड़ी की कमान कर्नल गुलजारा सिंह ने संभाली थी। गांधी ब्रिगेड, सेना के इस टुकड़ी की कमान इनायत कियानी के हाथों में थी। नेहरू ब्रिगेड को एल.टी. कोल, गुरुबख्श सिंह धिलोन संचालित किया करते थे। इसके अलावा महिलाओं की शक्तिशाली टुकड़ी भी आजाद हिंद फौज में शामिल थी, जिसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था, जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल का योगदान। कितना बड़ा दिल था नेताजी का। जिस गांधी ने उनको बिगड़ेल बेटा कहा, जिस नेहरू ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किए, उन लोगों के नाम से उन्होंने अपने सेना में ब्रिगेड बनाई। लेकिन कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि सत्ता में बैठने के बाद भी नेहरू से लेकर तमाम लोगों ने इतना प्रभाव उनका सरकार पर सत्ता पे था, बल्कि सत्ता उनकी गुलाम थी, उन्होंने सुभाष बाबू के लिए कुछ नहीं किया। यह दुख हिंदुस्तानियों के मन में जरूर रहेगा। उपाय देख लेते हैं। देश में हर युवक में देश प्रेम की भावना जागना, वीरों को उचित सम्मान देना, नेताजी के विचारों को आत्मसात करना, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना, अपने धर्म के प्रति आस्था रखना, देश के लिए बलिदान देने की भावना होना, देश के विकास में योगदान देना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान को समझाने और उनके जैसा बनने का प्रयास करने की दिशा में आज का ये बिंदास बोल हम नेताजी को समर्पित करते हैं। 1 घंटे में नेताजी के व्यक्तित्व के आपके सामने रख पाऊँ, इतने महान व्यक्तित्व को आपके सामने 1 घंटे में रखना कदापि संभव नहीं है। लेकिन ये पूरा चैनल नेताजी जैसे महान वीरों के लिए समर्पित है और इसलिए आने वाले दिनों में भी हम नेताजी के जीवन पर आपके सामने विभिन्न पहलू जरूर लाते रहेंगे और उनके सपने के भारत को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करेंगे। हम चाहते कि आप अगर साथ दें तो नेताजी का सपना अधूरा था ऐसा कभी नहीं होगा, वो सपना ज़रूर पूरा होगा। और इसलिए हर दिन हर पल सुदर्शन के हर कार्यक्रम में हम जय हिंद के साथ नेताजी को याद करते हैं। ये नारा जब भी जहाँ भी आपको सुनाई दे तो नेताजी को याद करिए, सीने पर हाथ रखिए और कहिए कि अब तक मैं भला ही नेताजी को स्मरण करके नेताजी नहीं बन पाया या उनके कुछ गुणों को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाया, लेकिन आज की बात करूँगा। बार बार कहते रहिए, इस चीज़ का जाप करिए, पुनस्मरण करिए, ज़रूर हमारे में नेताजी आएंगे, क्योंकि ऐसी आत्माएं ही इतनी तेजस्वी होती है जो एक साथ करोड़ों लोगों में संचारित हो सकती है। उस आत्मा को आज का ये बिंदास बोल समर्पित। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तन मन धन से आपने हमारा साथ दिया तो यकीन मानो दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली जाएंगे।